Hello students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे that is crystal field theory, right? It was given by J. Bethe and V. Black. These are the two scientists. After valence bond theory, this is the theory which can explain various properties of coordination compounds better than valence bond theory। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप खुद देखना इस चीज को। ओके, अब इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं या उसकी कंसिडरेशंस हैं, किसके बेस पे हम इसके बारे में बात करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आप लोगों ने देखा हमारे वेरी प्रीवियस लेक्चर के अंदर दैट बॉन्डिंग बिटवीन central metal atom or ion and ligand, it is purely of covalent nature, that is covalent coordination bond, right? As you all know, coordination compounds के अंदर या वैसे भी हम बात करें तो coordinate bond is a special case of covalent bonding, but this theory considers ligands as a point charge। ये उसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करती है। सो लेट अस डिस्कस द पॉइंट्स वन बाय वन। इट कंसीडर्स द मेटल लाइगेंड बॉन्ड टू बी आयोनिक। ये कहता है इट इज नॉट कोऑर्डिनेट इन नेचर, इट इज आयोनिक, अराइजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस बिटवीन मेटल आयन एंड लाइगेंड्स। अब आपको पता है कि जो लाइगेंड्स हैं या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे, है ना? तो ये कहता है कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन रहती है। ओके, द लाइगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस, मींस इफ लाइगेंड इज एनाइन, ये रहा मेटल, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा कोई भी लाइगेंड एल। चलिए मैं इसको ले लेती हूं क्लोराइड, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आयन ये आयन, दिस इज एनाइन दिस इज केटाइन। एनाइन और केटाइन के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, इफ लाइगेंड इज न्यूट्रल, ओके लेट्स सी, दिस इज मेटल, दिस इज आयन, यस दिस इज केटाइन। नाउ हियर इज अ लाइगेंड विच इज न्यूट्रल। मैंने यहां अमोनिया का एग्जांपल लिया है, राइट? तो यहां पे मैंने अमोनिया लिख लिया या वाटर, कोई भी आप लाइगेंड ले लीजिए जो न्यूट्रल हो, राइट? अब आपको पता है ये अमोनिया का स्ट्रक्चर, और अमोनिया का ये वाला पोर्शन जिधर इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव है और ये वाला क्या है? पॉजिटिव। अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अब आपको पता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहता है। अमोनिया के मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट रहती है, इट इज पोलर, ठीक है? अब ये रहा आयन और ये क्या है? डाइपोल, एक और दो पोल, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज और इस वाले पोर्शन के ऊपर, यहां नीचे नहीं है, ये वाला पोर्शन जो है वो नेगेटिवली चार्ज, और उसके ऑपोजिट कौन सा चार्ज अराइज करता है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कईयों को लग रहा होगा कि ये पॉजिटिव है, ये पोर्शन नेगेटिव। अब इनके बीच में भी कौन सी फोर्स आ गई? दिस इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। आपको पता है ये वाली इंटरैक्शंस होती हैं, तो इनके बीच में बॉन्डिंग या तो इसकी वजह से होगी या इसकी वजह से होगी। मींस टू टाइप ऑफ पॉइंट चार्जेस इसको कंसीडर करें। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरैक्शंस। अगर वो एनाइन है लाइगेंड तो इट विल बी आयन आयन इंटरैक्शन, और अगर वो न्यूट्रल है तो देन देयर विल बी आयन एंड डाइपोल इंटरैक्शन। ओके, नाउ इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन, जब अभी लाइगेंड्स अप्रोच नहीं किए हैं, दिस इज मेटल पॉजिटिव, ये मैंने लिया है एनाइन, क्योंकि मुझे इसको हटाना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। डन। अब देखते हैं, जिस वक्त कोई भी मेटल, इट इज a free ion
मैं एग्जांपल ले लेती हूं, लेट इट बी आयरन 6 साइनाइड्स, नेट चार्ज 4 नेगेटिव। आपको पता है इसके ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज, तो Fe2 पॉजिटिव, इट इज 3d6। तो इसके अंदर ये 3d है, तो ये सबकी एनर्जी क्या है, सेम, यही लिखा है। इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन ऑल द 5d ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, और जिनकी एनर्जी सेम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। दैट इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मींस सबकी एनर्जी एक जैसी है, हैव सेम एनर्जी, दैट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। आप इसके साथ इसको लिख लेना, दैट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, राइट, ओके। जब लाइगेंड इसके नजदीक आएंगे, एट द अप्रोच ऑफ द लाइगेंड्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, इसमें 6 है ना, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑर्बिटल के अंदर, लाइगेंड्स आ रहे हैं, लाइगेंड्स के पास क्या है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। लाइगेंड्स, द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मैटर एटम और आयन आर रिपेल्ड, इसका लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ये भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव नेगेटिव, बिल्कुल सही, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, रिपल्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन दे विल एक्सपीरियंस रिपल्शन, ये इनको रिपेल करेगा, ठीक है। अब रिपल्शन हुई, अब इसकी वजह, जैसे ही रिपल्शन हुई, आपको पता है रिपल्शन की वजह से एनर्जी राइज कर जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी ये दो, जितनी भी 5 की 5 ऑर्बिटल्स है रहेंगी इकट्ठी, लेकिन उनकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी। अभी मैं इसको हटा के डायग्राम बनाऊंगी, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ड्यू टू रिपल्शन एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस इक्वली, मींस जैसे ही ये लाइगेंड्स यहां पहुंचे, ये था इसका एनर्जी लेवल, ये थोड़ा बढ़ गया, लेकिन रहेंगी ये पांचों इकट्ठी, सिस्टम यही रहा। अब ये फ्री आयन की थी, जैसे ही लाइगेंड्स अप्रोच किए इसकी एनर्जी बढ़ी, डी ऑर्बिटल्स रिमेन स्टिल डीजेनरेट, फिर भी वो डीजेनरेट ही रहते हैं, बट विल बी हैविंग हायर एनर्जी देन फ्री मेटल, फ्री मेटल से इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन डी ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस। आपको पता है डी ऑर्बिटल्स सारी की सारी अलग अलग तरह की हैं, कैसे, मैं अभी बताती हूं। अब मैं इसको हटाने वाली हूं, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वीडियो को रिवाइंड कर लें। लाइगेंड्स के आने पर क्या हुआ यहां पे, अब मैं जल्दी से आपको सिर्फ डी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर्स बना के दिखाऊंगी। इन बिटवीन द एक्सेस, ठीक है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये तीनों एक जैसी, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ओके। देन along the axis x y, dx square minus y square, and this is dz square। मैंने आप लोगों को ऑर्बिटल्स वाली एक एनिमेशन भी भेजी थी, आपने अच्छे से देखी होगी सबने, तो उसमें डी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स बहुत अच्छे से दिखाया गया था, ठीक है। अब ये तीनों एक जैसी हैं और ये दो एक जैसी हैं, these 3 are in between the axis, along नहीं है, लेकिन ये along z axis, x axis के along, y axis के along। इसका मतलब हमारे पास दो सेट आएंगे, ये तीनों इकट्ठी रहेंगी और ये दोनों इकट्ठी रहेंगी, ऐसे ही होगा। ऑर्बिटल्स है ना, ये दो हमेशा इकट्ठी रहेंगी और वो तीन इकट्ठी रहेंगी, और इसी तरीके से ये टूटती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये टूटती हैं। जब मैंने कहा ना डी ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस, तो इसके बाद आप ये बनाएंगे, दीज आर द डिफरेंट ओरिएंटेशंस, इसको ब्रैकेट में लीजिए, डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है।
these are in between the axis and these are along the axis. आपके पास +1 के नोट्स होंगे जिसमें आप लोगों ने डी ऑर्बिटल्स के शेप्स बनाई हुई हैं, राइट, स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं. अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई. इसको बना लिया होगा आप लोगों ने. नाउ लेट मी टेल यू द two possibilities. Well, हमने ये देखा कि जिस वक्त लाइगेंड्स अप्रोच हुए और सेंट्रल मेटल एटम या आयन उसकी एनर्जी रेज कर गई, बट वो पांचों की पांचों ऑर्बिटल्स इकट्ठी ही थी. ओके, अब देखिए, द ऑर्बिटल्स लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइगेंड्स, टोटल 5 तरह की ऑर्बिटल्स हैं, एक अलोंग द एक्सिस और एक इन बिटवीन द एक्सिस. जो ऑर्बिटल्स, द ऑर्बिटल्स लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइगेंड्स, जिस लाइन के ऊपर, जिस डायरेक्शन में लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, अगर वो ऑर्बिटल्स हैं तो उनकी एनर्जी रेज कर जाएगी, क्योंकि देयर इज रिपल्शन बिटवीन electrons present on ligands and electrons present in d orbitals of C, M, A or I, right? तो their energies, they will experience greater repulsion क्योंकि दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, and their energies will be raised. इसको याद रखना है आपने, with relative to their positions in a symmetrical field. Okay. और जो orbitals उससे दूर होंगी, अगर ये हमारे पास एक लाइन है, यहां पे ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और इधर से लाइगेंड आ रहा है, वो भी इसी लाइन के ऊपर आ रहा है, देयर विल बी ग्रेटर रिपल्शन. वहां पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी. और जो इन बिटवीन द एक्सिस हैं उनकी एनर्जी घट जाएगी. ठीक है, वो मेन एनर्जी से नीचे चले जाएंगे. इस चीज को याद रखना. ओके. The orbitals lying away from the approach of ligands will have lesser interactions with the negative charge of donor atoms and their energies will be lower than they would be in a spherical field. Main field, ये रहा main. एक की एनर्जी ऊपर चलेगी, एक की एनर्जी नीचे चलेगी. इसको हम डिटेल में करने वाले हैं, आगे बताऊंगी मैं. ये बात हो गई. इसका मतलब due to electric field of ligands the energies of the 5d orbitals will split up. वो split कर गई. और the conversion of 5 degenerate d orbitals of the metal ion into different sets of orbitals having different energies in the presence of electric field of ligands is called crystal field splitting, and this is basis of crystal field theory. This is the base. 5 degenerate orbitals को दो अलग अलग levels में बांट देना, that is called crystal field splitting. Right? Done? Okay. Have a screenshot. मैं इसको हटाने वाली हूं. Okay. अब हमारे पास बेसिकली आपने जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस किए, या तो वो टेट्राहेड्रल थे या वो ऑक्टाहेड्रल थे. ठीक है, मैं पहले एग्जांपल ले रही हूं ऑक्टाहेड्रल का. ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, फिर इनके डिफरेंसेस भी उठाऊंगी मैं. ओके. अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो सर्कुलर बनाएं, आप चाहे तो स्क्वायर में बना लें, कोई दिक्कत नहीं है. तो चलिए 3, 4, बोर्ड पे जगह कम है, इसको थोड़ा स्मॉल करती हूं. 1, 2, 3, 4 and 5. Again, these are larger. Okay. Now these are degenerate d orbitals. Right? This is free metal ion. और एग्जाम्पल हम किसकी ले रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, ऑक्टाहेड्रल फील्ड. ठीक है, ओके. ऑक्टाहेड्रल के अंदर आते हैं 6 लाइगेंड्स, राइट? नो दीज आर डिजेनरेट. ओके.
जैसे ही, अब ये मैं इनका एनर्जी लेवल ले लेती हूं, दिस इज देयर एनर्जी लेवल। जैसे ही यहां पे लाइगेंड्स अप्रोच हुए तो इनकी एनर्जी रेज कर गई। ठीक है, 1 2 3 4 5, लेकिन रही फिर भी डिजेनरेट। d orbitals, right, with raised energy। ठीक है, अब लाइगेंड और नजदीक आ गए तो क्या हुआ, 2 सेट बन गए हमारे पास। एक सेट वो है जो ज्यादा रिपल्शन फील करता है, मींस अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस कितनी ऑर्बिटल्स थी हमारे पास, 2, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz²। याद आया, तो ये रहेंगी dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz², बिकॉज दीज वर अलोंग द एक्सिस। और ये रही dxy, dyz, dzx, 3 जो है वो नीचे आ गई। क्लियर? अब देखिए, ये है इसकी मीन एनर्जी। ठीक है, ये d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई। अब ये जो गैप है ना पूरे का पूरा, इसको हम लिखते हैं डेल्टा O। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दिस इज फॉर डेल्टा O, मींस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। और ये जो लोअर वाला सेट है इसको हम बोलते हैं T2G। ठीक है, और जो हायर वाला है इसको बोलते हैं EG। दीज आर स्पेक्ट्रो केमिकल टर्म्स। जो लोअर सेट है दैट इज T2G और जो हायर सेट है दैट इज EG। एंड चाहे ये 2 सेट बन जाए, लेकिन फिर भी पांचों d ऑर्बिटल्स की एवरेज एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो ये जो यहां से यहां तक की एनर्जी है, इन दोनों के बीच का गैप, मैं इसको थोड़ा ऐसे बनाती हूं सो दैट मैं आपको इसको शो कर सकूं, ये लेवल। तो देखिए यहां से यहां तक दिस इज 3/5 ऑफ डेल्टा O, और यहां से यहां तक दिस इज 2/5 ऑफ डेल्टा O, मीन्स इट इज 0.6, इट इज इक्वल टू 0.4। किसकी वैल्यू, डेल्टा O। और टोटल दोनों को कीजिए तो 1 आ जाएगा। 3/5 प्लस 2/5 दोनों को टोटल कर दीजिए तो दैट विल बिकम 1 डेल्टा O, राइट। तो ये ऊपर वाली जो है दैट इज 3/5 टाइम्स अबव द एनर्जी लेवल एंड इट इज 2/5 बिलो द एनर्जी लेवल। जो एनर्जी लेवल से नीचे आता है इट इज रिप्रेजेंटेड विद नेगेटिव साइन, इट विल बी -0.4, और जो इस लेवल से ऊपर है इट इज गिवन पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव 0.6। इसके आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, क्योंकि मेन एनर्जी शेल से नीचे आ गया तो दैट विल बी नेगेटिव, और मेन जो स्ट्रीम है उससे ऊपर चला गया तो दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, सो इसकी मैंने आपको बताई थी बैरी सेंटर रूल। What it says that the crystal field splitting, the crystal field splitting जो होती है occurs, crystal field splitting occurs in such a way, इस तरीके से होती है, in such a way that the average energy of, हम किसकी बात कर रहे हैं, d orbitals, average energy of the d orbitals
does not change. Average energy of the d orbitals does not change, right? So this is Barry-Center rule and it is quite similar to center of gravity. वो सेम रहती है ना? तो it is almost similar to rule of center of gravity. फिजिक्स में पढ़ते हो आप लोग, ठीक है? तो ये हुई स्प्लिटिंग. ये मैंने स्पेशली केस लिया है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, कि उसमें क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स नीचे रहती हैं और 2 ऑर्बिटल्स ऊपर जाती हैं. हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं इसको. ये सिर्फ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है मैंने सिर्फ आपके साथ उसकी बात की, ठीक है? अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो गैप है ना इसके दोनों लेवल्स के बीच में, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट? तो अगर आपने इसको लिखना हो, ये नोट कर लेना आप लोगों ने. अब एक और डेफिनेशन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है? और आपको दोनों लेवल दिखाई दे रहे हैं. द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द, अब कौन कौन से 2 सेट्स हैं हमारे पास? 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल्स in crystal field splitting is known as crystal field splitting energy. अब ये एनर्जी कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, किस पे डिपेंड करेगी कि जो लाइगेंड यहां पहुंच रहा है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग. अगर वो वीक है तो इसके बीच का गैप, रिपल्शन कम होगी ना. अगर वीक होगा, रिपल्शन कम होगी, तो इनके बीच का गैप बड़ा ज्यादा नहीं होगा. लेकिन अगर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, तो दोनों के बीच का गैप बढ़ जाएगा, ठीक है? तो कौन डिसाइड करता है कि इनके बीच रिपल्शन कम होगी या ज्यादा? दैट इज डिसाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड. तो लाइगेंड की स्ट्रेंथ को हम एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं एंड दैट विल फॉर्म स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको हम साथ साथ में करेंगे. चलिए अब बात करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट? अब देखिए, इट्स अ सीरीज मींस एक से ज्यादा लाइगेंड्स इन्वॉल्व हैं तभी सीरीज बनती है ना, है ना? जैसे क्रिकेट के मैच में होता है सीरीज, 3 या 5 मैचेस होते हैं, राइट? उसी तरीके से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब हमें स्पेक्ट्रल स्टडी से पता चलता है कि कौन सा लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लाइगेंड वीक है. ओके, अब यहां पे स्ट्रॉन्ग या वीक होने का मतलब ये नहीं है कि किसके मसल्स ज्यादा हैं, ठीक है? हम लाइगेंड्स की बात कर रहे हैं. जो लाइगेंड आसानी से सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कर जाए, उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, राइट? द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लाइगेंड्स. अब लाइगेंड की नेचर का क्या मतलब हुआ? द ग्रेटर द ease with which the ligand can approach a central metal atom or ion, greater will be crystal field splitting caused by it. जितनी आसानी से कोई लाइगेंड सेंट्रल मेटल एटम तक पहुंच जाएगा, पहुंच सकता है, उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएगा वो, ठीक है? नाउ द ligands which cause small degree of crystal field splitting, they are called weak field ligands. Means ये हमारे पास d orbitals हैं, these are degenerate, right? क्यों degenerate का मतलब सेम एनर्जी लेवल,
ठीक है, दे आर हैविंग सेम एनर्जी। ओके, तो दो तरीके हो सकते हैं, मैं इसके दोनों तरीके आपको बताती हूं। एक तरीका यह है कि इनके बीच में सिर्फ इतना सा गैप आया, ये 2 ऊपर चले गए और 3 नीचे। मैं ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल दे रही हूं, दिस इज द गैप। और दूसरा तरीका हमारे पास, मैं थोड़ा आगे करके बना देती हूं, आप ये देखिए, ये रहे EG सेट, दिस इज T2G सेट, तो आप देख लीजिए, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो वीक लाइगेंड ये वाला काम करेगा, वो इनको ज्यादा दूर तक इनके बीच में गैप नहीं ला पाता, इनकी स्प्लिटिंग नहीं करवा पाता। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड मींस उसका लोन पेयर बिल्कुल उसके कंट्रोल में, उसका साइज स्मॉल होगा, उसकी डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, राइट। और जैसे ही वो मेटल एटम के पास आता है, अंदर लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसकी मेटल की डी ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से एनर्जी लेवल बढ़ेगा और ये डी ऑर्बिटल का सेट जो है वो टूट जाता है, इट गेट्स स्प्लिट। तो वीक लाइगेंड थोड़ा करवाता है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड ज्यादा करवाता है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, क्या है? इट इज नथिंग, दिस इज ओनली द अरेंजमेंट ऑफ ligands in the increasing order of their magnitude of crystal field splitting is known as spectrochemical series. This is the definition of spectrochemical series. आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले रखना है so that आपको नोट करने में प्रॉब्लम ना हो, right? The arrangement of ligands. Okay, now let's see what is that arrangement. I have written over here. This is the arrangement starting from, okay, मैं इसको काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो लास्ट में आया 21, ये है नंबर 1, यहां से इधर को जाते हुए, राइट, ये लीजिए, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their magnitude of crystal field splitting. Increasing order of magnitude of crystal field splitting. So this is the order in the direction from left to right. इसका मतलब बिल्कुल बिगिनिंग में जो है, these are the वीक फील्ड लाइगेंड्स, और इसके टर्मिनल के ऊपर कौन होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, राइट। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो टेंडेंसी टू स्प्लिट द डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स बढ़ती जाती है, मींस लाइगेंड जो है वो पावरफुल होता जाता है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको पूछा जाए नेम द वीकेस्ट लाइगेंड, तो मैं आप ही से पूछूंगी, आप मेरे को लिख के भेजना, वीकेस्ट लाइगेंड एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड, ये आपका होम असाइनमेंट, जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट रहा, आइडो, ब्रोमाइडो, थायोसाइनेटो एस, क्लोराइडो, सल्फाइडो, नाइट्रेटो, फ्लोराइडो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सलेटो, डाइऑक्सीजन, एक्वा, NCS नेगेटिव, थायोसानेटो N, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, pyridine it is equal to ammonia, right, amine, then ethylene diamine, dipyridine, orthophenanthrin, nitrito N, cyano and carbonyl. This is the arrangement. This is इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूं, ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का मतलब क्या है। हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के अंदर काफी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ये हमारे पास डी ऑर्बिटल, ठीक है,
और मान लीजिए इसके अंदर थे 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेट इट बी, ओके फाइन ले लेते हैं, लेट इट बी हैविंग D5 कॉन्फ़िगरेशन। जिस वक्त वीक लाइगेंड आया, मैं ले लेती हूं क्लोराइडो से क्लोराइडो, ये इसको अप्रोच किया, नथिंग हैपेंड। अब टोटल इसके मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूं, ठीक है। ये यहां पे आया और वीक फील्ड है, तो इनके बीच में गैप इतना ज्यादा नहीं होगा, राइट। तो ये 2 चले गए इधर और 3 रह जाती हैं नीचे। तो हम इसको जब फिल करेंगे 1 2 3 4 5, सेम सिचुएशन इसी के अंदर अगर आ जाता है साइनाइड, लेट इट बी कि साइनाइड आया, तो साइनाइड क्या करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा है, इट कैन कॉज मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इनके बीच में ज्यादा गैप, रिपल्शन ज्यादा देगा ना वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो इट इज स्ट्रॉन्ग। तो व्हाट विल हैपन, किस तरीके से टूटेगा ये, अगर साइनाइड आया तो इनके बीच का गैप इस तरीके से आएगा, ओके। अब 1 2 3, अब देखो होगा क्या, इनके बीच का गैप कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हुंस रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि गैप कम है तो दे आर सिंगली फिल्ड। वीक है ना, वो इनकी पेयरिंग नहीं करवा सकता, इट कैन नॉट कॉज इट टू पेयर, वीक है, इतनी रिपल्शन नहीं देता। बट स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा, उसने इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग दे दी कि एक लेवल बहुत ऊंचा है और एक लेवल बहुत नीचा है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप इज लार्ज, तो फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाता, इट हैज टू गेट पेयर्ड, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहती, क्योंकि जितना ज्यादा गैप होगा वो यहां नहीं जा पाएगा। डीजेनरेसी का मतलब दे आर हैविंग सेम एनर्जी, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट एनर्जी, राइट। तो वीक फील्ड के अंदर ये गैप कम है तो दे आर सिंगली फील्ड, लेकिन स्ट्रॉन्ग के अंदर ऐसा क्या होता है, बिकॉज देयर इज मोर रिपल्शन, रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये गैप बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स अब यहां जाके नहीं पहुंच पाते। फॉलो तो हमें हुंस रूल को ही करना है, तो पहले 1 1 1 किया, उसके बाद उसकी हम पेयरिंग कर देते हैं। मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज था, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा काम करता है ना, जब आपको काम दिया जाता है, आप वीडियो देखते हो, नोट्स बनाते हो और आपको कोई दिक्कत आती है, नोट्स लिखते लिखते आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो इस चीज को याद रखना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर लर्निंग। मीन्स अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तभी प्रॉब्लम आएगी, जब तक पढ़ोगे नहीं तो आपको सब कुछ आता है, जब पढ़ना शुरू करोगे प्रॉब्लम आएगी, तब पता चलता है मुझे ये आता है ये नहीं आता है। तो अच्छे से वीडियोस देखें और जो प्रॉब्लम है डू आस्क मी। तो यहां पे क्वेश्चन ये था कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आता है तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, मींस मे बी उसके अंदर हम ये बात कर रहे थे पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक नेचर के बारे में, कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स हैं इनके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर मोस्टली डायामैग्नेटिक, मोस्टली डायामैग्नेटिक, बट इट डजंट मीन कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। अगर तो ऑड नंबर है आप उनको पेयर्ड नहीं करवा सकते, इवन है अगर यहाँ पे 4 होते ना तो डायामैग्नेटिक, लेकिन अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, ओनली 1, तो इट इज पैरामैग्नेटिक, बट बहुत कम उसकी पैरामैग्नेटिज्म होगी। अब जरा इसमें देखो, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, वीक फील्ड लाइगेंड कॉन्फ़िगरेशन सेम, वीक फील्ड लाइगेंड के अंदर n इक्वल टू 5 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के अंदर n इक्वल टू 1। तो यहां जरा कैलकुलेट कीजिए, n इंटू n प्लस 2 फॉर्मूला लगा के, अंडर रूट इट विल बी 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7, अंडर रूट 35 मीन्स 6 6 36, तो इट विल बी 5.78 समथिंग जो भी आएगा, और इधर 1 है तो 1 इंटू 1 प्लस 2 अंडर रूट इट विल बी अंडर रूट 3 1.73। तो इसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है ओनली 1.73, जबकि जिसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इट इज हैविंग 5.7, इट इज हाईली पैरामैग्नेटिक एंड इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड इट इज वीकली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर में रिगार्डिंग क्रिस्टल फील्ड
splitting. What is crystal field splitting? It is nothing. It is just the splitting of d orbitals in two sets. In two sets having equivalent energies. एक मेन एनर्जी से ऊपर सेट और दूसरा उससे नीचे. That is called crystal field splitting. अब ये crystal field splitting करवाता कौन है? Yes, ligands. Okay. कौन सा ligand कितना करवाता है? Weak field कम splitting करवाता है, strong field ज्यादा splitting करवाता है. Okay. तो सबकी अपनी अपनी टेंडेंसी है. इनको एक लाइन में खड़ा कर दो. जिसकी सबसे कम है उसको पहले, जिसकी सबसे ज्यादा है उसको लास्ट में लगा दो. ये इनको हमने लाइन में खड़ा कर दिया और ये बन गई एक सीरीज. दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इस सीरीज के अंदर लाइगेंड्स को अरेंज कर दिया कि उनमें से जिसकी स्प्लिटिंग ज्यादा करवाने की टेंडेंसी है वो सबसे लास्ट में आएगा. इधर से इधर को जाते उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है. ठीक है. तो यहां से ये बहुत कमजोर है और लास्ट वाला जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है. तो इट वॉज ऑल अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. और हमने इसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में भी बात की. ये जो एनर्जी गैप है ना यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा होगी, इनके बीच का गैप उतना ज्यादा होगा. ठीक है. ज्यादा गैप होगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर कर जाएंगे. कम गैप होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. इसके बारे में और डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. और आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन की है ना? गुड. सो स्टे ट्यून फॉर आवर वेरी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. टिल देन, stay home, stay safe.